नीरज राय पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैंने कहा था कि मैं राज व्यवस्था शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाऊंगा। अब ये क्रमिक क्लास आपका राज व्यवस्था में आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, कल मुझे पता चला कि मेरे गुरु भी वीडियो को देखते हैं, श्री अशोक पांडे जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बीएचयू से पीजी करके जब मैं आया तो उनके संरक्षण में मैंने विषयों की गुणताओं को सीखा। वो मेरे गुरु रहे हैं और बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं विषय पे। हमको पढ़ना है राज व्यवस्था। ठीक है, पहले हमने चर्चा आपसे की कि जो संविधान का जन्म हुआ वो इतिहास के गर्भ से हुआ है, लेकिन राज व्यवस्था एक स्वतंत्र विषय बना। राज व्यवस्था एक स्वतंत्र विषय बना। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और उसके द्वारा एक संविधान सभा का निर्माण होता है। इसी संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो जो राज व्यवस्था विषय है हमारी, वो कैबिनेट मिशन से प्रारंभ होती है। ठीक है, उससे पहले एक संवैधानिक विकास है जिसे आगे चलकर आपको पढ़ा देंगे, लेकिन अभी हम राज व्यवस्था को पढ़ेंगे और राज व्यवस्था के विषय में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, एक शब्द हम लिखे हैं राज व्यवस्था, तो इसके विषय में पहले जाने ये कैसे राजतंत्र जो है आधुनिक राजतंत्र में परिवर्तित हुआ। ठीक है, ये जो राजाओं का राज्य था ये परिवर्तित होकर के लोकतंत्र और गणतंत्र में कैसे हुआ। ठीक है, जब लोकतंत्र होगा तभी फिर संविधान का जन्म होगा। तो यहां से यहां तक एक प्रक्रिया हमारी है, थोड़ा सा इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। पुराने समय में जो राजाओं का शासन था उसे मोनार्की कहा जाता था। दोस्तों, पुराने समय में जो राजाओं का शासन था उसे मोनार्की कहा जाता था। अब इस शासन में क्या होता था, राजा जो था वो सर्वेसर्वा था, सारी शक्ति राजा के भीतर केंद्रित रहती थी। राजा कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही कानून है। राजा के ऊपर अंकुश लगाने के लिए बाह्य कोई शक्ति नहीं थी। राजा की मर्जी चलती थी, स्वेच्छाचारिता चलती थी। ठीक है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता का राज्य अपहरण कर लिया था। लेकिन समस्या यह थी कि जनता दुखी थी, उसके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था कि वो करे तो क्या करे। ठीक है, यदि राजा अच्छा हुआ, मान लीजिए राजा अच्छा पैदा हुआ, उसका स्वभाव अच्छा हुआ, विचार अच्छा हुआ, तो जनता के लिए सौभाग्य की बात हो जाती थी। यदि राजा का नेचर बुरा हुआ तो जनता के लिए दुर्भाग्य की बात हो जाती थी। अब जनता तकलीफ में रहती थी। यही सिस्टम चलता रहा। ठीक है, अब धीमे धीमे इसमें परिवर्तन कैसे आया, पुराने राजतंत्र पे कुठाराघात कैसे हुआ, कैसे ये समाप्त हुए, तो इसके कई कारण हैं दोस्तों। एक तो दुर्बल उत्तराधिकारी आए, वो एक कारण हुआ, और जो मूल कारण है, जो क्रांतियां इनके विरुद्ध हुई, वो सबसे बड़ा कारण है पुराने राजतंत्र को समाप्त करने में। ठीक है, ये क्रांतियां क्यों हुई आप जानते होंगे दोस्तों कि 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजें हुई। ठीक है, स्पेन और पुर्तगालियों ने इसमें सबसे अधिक योगदान दिया। भौगोलिक खोजों में स्पेन और पुर्तगालियों ने सबसे अधिक योगदान दिया। इससे क्या हुआ कि व्यापार बढ़ा, एक दूसरे देशों के बीच लोगों का संपर्क हुआ, और जब संपर्क हुआ तो विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। विचारों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, और एक मध्यम वर्ग सशक्त हुआ। चूंकि व्यापार से लोगों को लाभ हुआ तो एक मध्यम वर्ग उभर कर आया सामने। इसने क्या किया कि जो विचारक थे, जो चिंतक थे, उनको प्रश्रय देना चालू किया, और इन विचारकों ने क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। जो मानव की चेतना सोई हुई थी परतंत्रता में, उसे ऊर्ध्वमुखी कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं, इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब जो राजा थे, शिक्षा कोई मापदंड नहीं था कि राजा शिक्षक होगा तो योग्य होगा, ये कोई मापदंड नहीं था। जैसे देखें मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा हुआ शासक था, सबसे पढ़ा लिखा हुआ शासक था, लेकिन उसकी नीतियों को इतिहास पागल ठहराता है। ठीक है, दूसरी तरफ देखें अकबर और अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल नहीं पढ़े थे, लेकिन उनकी नीतियों के कारण वो इतिहास में महानता को प्राप्त कर गए। तो पढ़ना लिखना भी कोई योग्यता का मापदंड नहीं था, जो वर्तमान समय में आज है। आज योग्यता का मापदंड क्या है, पढ़ाई है, शिक्षा है। तब ये कोई मापदंड नहीं था। ठीक है, अब ये प्रक्रिया में राजा के ऊपर सब कुछ निर्भर करता था, और इस चीज को कि राजतंत्र कैसे जनता के अधिकारों का अपहरण कर चुका है, जनता के पास पहुंचाने का कार्य विचारकों ने किया। आइए इसके विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू
एक फ्रांस में विचारक हुआ दोस्तों मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इसकी एक किताब बहुत चर्चित हुई, द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू की एक किताब बहुत चर्चित हुई, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसने क्या किया कि राजा के दैवी सिद्धांत का खंडन कर दिया और कहा कि जो फ्रांस की सरकार है वो निरंकुश है, क्योंकि सारी शक्तियां राजा में, विधायिका की शक्ति भी राजा में निहित है, कार्यपालिका की शक्ति भी राजा में निहित है और न्यायपालिका की शक्ति भी राजा में निहित है। और उसने एक विकल्प दिया, उसने खामियां तो बताई लेकिन एक विकल्प भी दे दिया। उसने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया जो आगे चल करके बहुत फेमस हुआ। और इसके बाद जब अमेरिका की क्रांति होती है तो जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका में बना। अमेरिका की क्रांति के बाद जब वहाँ का संविधान बना तो उसमें शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया और न्यायिक पुनर्विलोकन को भी अपनाया गया। तो मॉन्टेस्क्यू एक विचारक आया जिसकी पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉ है। इसने सीधे क्रांति की बात नहीं कही, लेकिन जो विचार दिया, जब जनमानस में ये विचार बैठा तो अपने आप वो उबाल पैदा कर दिया। वो कहने की बात ही नहीं थी, ठीक है। इसके बाद रूसो के नाम से कौन परिचित नहीं होगा, ये भी फ्रांस का बहुत बड़ा विचारक था, ठीक है। इसकी एक पुस्तक आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एक पुस्तक आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये पुस्तक मानव की स्वतंत्रता के ऊपर थी। इसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। अब ये इसकी जो बात थी ये बहुत बड़ी बात थी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। ये धीमे धीमे लोगों को महसूस होने लगा कि हम स्वतंत्र हैं लेकिन राज्य ने हमको बेड़ियों से जकड़ के रखा है और स्वतंत्र होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। अब ये सब जो बातें थी वो धीमे धीमे राजतंत्र के लिए खतरा पैदा होने लगी और फ्रांस की क्रांति हुई दोस्तों। और पूरा यूरोप का जो राजतंत्र पुराना था वो उसकी जड़ें हिल गई फ्रांस की क्रांति से। क्रांति तो फ्रांस में घटित हुई लेकिन पूरे यूरोप का जो वृक्ष था राजतंत्र का उसकी जड़ें हिल गई, ठीक है। अब फ्रांस की क्रांति के बाद दुनिया के अन्य देशों में भी ये होने लगा कि राजतंत्र को समाप्त किया जाए और राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना की जाए। तो यहीं से जो मोनार्की था यही आधुनिक राजतंत्र पोल्टी में बदल गया। यही जो मोनार्की था यही आधुनिक राजतंत्र पोल्टी में बदल गया, ठीक है। अब इसमें 3 सिद्धांत तो यहां मिल गए, 3 स्तंभ तो लोकतंत्र के मिल गए। क्या क्या मॉन्टेस्क्यू ने कहा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसने कहा कि ये तीनों शक्तियां एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, वो निरंकुश हो जाएगा। ये तीनों शक्तियां अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। अब आगे आप देखें, वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था उसके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग चला, ठीक है। और एडमंड बर्क ने 1788 में कहा कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वह प्रेस है। वह क्या है? प्रेस है, ठीक है, जिसको आप मीडिया कहते हैं। तो अब लोकतंत्र के 4 स्तंभ हो गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका जो मीडिया है, ठीक है। ये 4 स्तंभ हो गए। एडमंड बर्क ने 1788 में कहा कि प्रेस चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो आधुनिक राजतंत्र है, अब ये राजा से संबंधित नहीं है, ये राजा से संबंधित नहीं है, यह एक व्यवस्था से संबंधित है। जो आधुनिक राजतंत्र है एक व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि जब राजा नहीं होगा तो राज्य चलेगा कैसे? तब बात आती है संविधान की, तब आती है राज व्यवस्था की। संविधान का मतलब कि एक समुचित विधान, संविधान का मतलब कि जीवन का वह मार्ग जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है, ठीक है। तो अब संविधान की बात आई कि आधुनिक राजतंत्र में संविधान होगा और इसी के अनुसार लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक सरकारें चलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मोनार्की था ये पोल्टी में बदला और तब से ये राज व्यवस्था आगे बढ़ना चालू हुई। अब हम भारत के दृष्टिकोण में देखेंगे, क्योंकि यहीं से दुनिया में हर जगह परिवर्तन हुआ, इसलिए ये पृष्ठभूमि है। अब भारत के संदर्भ में इसको देखेंगे दोस्तों। चलिए
भारत के संदर्भ में कैसे परिवर्तन हुआ? भारत के संदर्भ में ये चीज़ें कैसे परिवर्तित हुई? सेकेंड विश्व युद्ध जो है 1939 में चालू हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध, ठीक है। और सेकेंड विश्व युद्ध में दो गुट थे, एक धुरी राष्ट्र थे जिसमें जर्मनी, जापान और इटली शामिल था, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें इंग्लैंड, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल था। बाद में सोवियत संघ, अमेरिका भी इसमें शामिल हो गए जो मित्र राष्ट्र हैं। लेकिन जो ब्रिटेन की जनसंख्या थी वो कम थी और उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। उपनिवेश इतने देशों में फैला हुआ था कि अगर एक देश में कहीं सूर्य अस्त होता था तो दूसरे देश में उदय हो जाता था। लेकिन अब इन उपनिवेशिक जो राज्य थे ये हमारे साथ युद्ध में शामिल हो जाएं, इसके लिए इसने एक चाल चली, क्योंकि जनसंख्या में तो ब्रिटेन पहले से ही कम था। आज बता दें दोस्तों, आज के समय में ब्रिटेन का जो क्षेत्रफल है वो बिहार के बराबर है और उसकी आज जो जनसंख्या है 6.5 करोड़ है। और आपको आश्चर्य होगा कि 1605 में अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी जिसमें भारत की जनसंख्या 10.5 करोड़ बताई, ठीक है। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 में चालू हुआ दोस्तों, 1939 में। इसी समय 14 अगस्त 1941 को एक अटलांटिक चार्टर आया। क्या आया दोस्तों? अटलांटिक चार्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की गई? 14 अगस्त 1941 को, और इस पर दो लोगों ने दस्तखत किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट। इन दोनों लोगों ने इस पे क्या किया? सिग्नेचर किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस चार्टर पर सिग्नेचर किया। लेकिन इस चार्टर में था क्या? इस चार्टर में कहा गया दोस्तों कि जो देश गुलाम हैं, जो उपनिवेशिक हैं, ठीक है, उनकी अब बेड़ियां काट दी जाएंगी और वहां पर लोकतांत्रिक सरकारों का गठन होगा। ये बहुत बड़ा जुमला था, ये बहुत बड़ा जुमला था। जैसे 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारतीयों को युद्ध में झोंकने के लिए इन्होंने तमाम ऐसी प्रलोभन दिया, ठीक है, लेकिन भारतीय सतर्क थे। तभी तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो ने कहा कि इस युद्ध में भारत हमारे साथ है, तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया। तब लॉर्ड लिथगो ने कहा कि ऐसा लगता है कि भारत लोकतांत्रिक देशों को बचाना नहीं चाहता है। तब भारत ने कहा कि आप पहले हमें आज़ाद करें, इसके बाद हम आपके साथ युद्ध में शामिल होंगे। आप स्वतः हमारा शोषण कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। आप हमें आज़ाद करें तो जर्मनी के विरुद्ध आपके साथ हम युद्ध में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रलोभन, एक चाल जो समझे, लेकिन चीज़ें तो इसमें बहुत अच्छी थी। कहा गया कि जहाँ पर उपनिवेश है, जहाँ पर गुलामी है, उसकी बेड़ियाँ काटी जाएंगी और वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में 5 साल की सरकार होती है, आपातकाल लगा हुआ था, विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल बढ़ गया था, आपातकाल समाप्त हुआ और इंग्लैंड में चुनाव आ गया। जब चुनाव आ गया इंग्लैंड में तो दो दल आमने सामने खड़े हो गए। एक विंस्टन चर्चिल खड़े हुए कंजर्वेटिव पार्टी से, रूढ़िवादी पार्टी से, और दूसरी तरफ क्लीमेंट एटली खड़े हुए श्रमिक दल से, लेबर पार्टी से। ये दो लोग आमने सामने खड़े हो गए। एक तरफ कौन थे? क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी से थे, श्रमिक दल से थे, और दूसरी तरफ विंस्टन चर्चिल जो रूढ़िवादी पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी से थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो भारत में अटलांटिक चार्टर को लागू नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इतने बड़े साम्राज्य को खोने नहीं दूंगा। जो इतना बड़ा साम्राज्य हमको मिला हुआ है लाभ के लिए, इसे मैं खोने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ क्लीमेंट एटली ने कहा कि यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो अटलांटिक चार्टर को भारत में लागू किया जाएगा। अब चुनाव हुआ और लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लीमेंट एटली चुनाव जीत गए। तो दोस्तों एक बात तो स्पष्ट हो गई कि क्लीमेंट एटली के घोषणा पत्र में था कि चुनाव जीतने के बाद अटलांटिक चार्टर को भारत में लागू किया जाएगा, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता की संभावनाएं थी। इसका मतलब कि ब्रिटेन की जनता ने अगर उन्हें जिताया तो ब्रिटेन की जनता भी चाहती थी कि भारत स्वतंत्र हो, ठीक है। वहां से एक चीजें हो गई।
अब बाह्य दबाव के ऊपर आते हैं। जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए तब अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने उनके ऊपर दबाव डालना चालू किया कि आप अटलांटिक चार्टर को भारत में लागू करें। लेकिन अभी थोड़ा सा वो सोच विचार कर ही रहे थे कि अब आंतरिक भी दबाव उनके ऊपर पड़ने लगा। उसके विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर, ठीक है, जो आईएनए थी उसके 3 अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चला। दिल्ली के लाल किले में 3 अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चला नवंबर 1945 में, ठीक है। और इन तीनों अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरी जनता ने लाल किले को घेर लिया था। लॉर्ड बेबेल उस समय वायसराय थे। उन्होंने चारदीवारी से जाकर जब बाहर देखा और जनरल लाइव को देखे तो उन्होंने वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने वीटो का प्रयोग किया और तीनों जो अधिकारी थे इनके मृत्युदंड को क्षमा कर दिया। पहली बार वीटो का प्रयोग करके तीनों के मृत्युदंड को क्षमा कर दिया। ये दोस्तों जनता की जीत थी। तीनों हीरो की तरफ बाहर निकले, जनता ने कंधे पर उठा लिया, फूल माला उनको पहनाया गया और जयकार के नारे लगाते हुए जनता आगे बढ़ गई। ये जनता की जीत थी, ठीक है, कि पहली बार वायसराय को वीटो लगा करके फांसी की सजा को क्षमा करना पड़ा, ठीक है। दूसरी घटना 2 ही महीने बाद घट जाती है। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में तलवार नामक जहाज पर शाही नौसैनिकों ने, भारतीय नौसैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, ठीक है। अब ये जो विद्रोह है अन्य बंदरगाहों तक फैल गया। अब लग गया क्लीमेंट एटली और वायसराय दोनों को कि जिस बल पर हम भारत पर शासन कर रहे हैं वो बल सेना है और पुलिस है। अभी तो जनता उग्र हुई है, अब सेना में भी जब ये विद्रोह हो गया, ठीक है, तब ये आगे खींचना मुश्किल है। और 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना मुंबई में विद्रोह करती है और 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मिशन की घोषणा कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम भारत एक मंत्रिमंडलीय मिशन को भेजेंगे आज़ादी की संभावनाओं को तलाशने के लिए और एक संविधान के निर्माण के लिए, ठीक है। ये 19 फरवरी 1946 को ही कैबिनेट मिशन की घोषणा हो गई। अब दोस्तों ये तो एक पृष्ठभूमि थी, यहाँ से हम विषय प्रवेश करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप बिल्कुल सतर्कता के साथ चलेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी कि छूटे। आपको कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई हल नहीं करना पड़ेगा। आप 1-2 क्लास ले करके देखिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हमको बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से विषय प्रवेश है। मूल जो भारत की राज्य व्यवस्था है या जो भारत का संविधान है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, इसका जो दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय मिशन, मंत्रिमंडलीय मिशन। कैबिनेट मिशन को ही दोस्तों मंत्रिमंडलीय मिशन कहते हैं। ये भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडलीय मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। किस प्रधानमंत्री के समय भारत आया? ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री, ठीक है, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी या श्रमिक दल, लेबर पार्टी या श्रमिक दल। कई बार ये पूछा गया प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। जब कैबिनेट मिशन को भारत किसने भेजा? तो क्लीमेंट एटली। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। किस पार्टी से थे? श्रमिक दल से। ये तमाम बार ऑप्शन आए हुए हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन को किस प्रधानमंत्री ने भेजा? क्लीमेंट एटली ने, ठीक है। ब्रिटेन में भारत राज्य सचिव उस समय कौन था? भारत राज्य सचिव पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। भारत में वायसराय, भारत में वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल थे,
वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबल थे। ठीक है। कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। ये एक पहले सूचना ही, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडलीय मिशन, इसको क्यों नाम पड़ा कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन? दोस्तों, इस मिशन के जो 3 सदस्य थे, तीनों ब्रिटेन की कैबिनेट मंत्रालय के सदस्य थे, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन रखा गया। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने इस मिशन को भारत भेजा है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी या श्रमिक दल के थे, इन्होंने इसे भारत भेजा। ठीक है। उस समय ब्रिटेन में भारत राज्य सचिव कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है दोस्तों। भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबल थे। और कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं उन 3 सदस्यों पे और उनका विभाग कौन कौन सा था, इस पे विचार करते हैं। ठीक है। तो यहां देखिएगा, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इस मिशन के ये अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस, जो भारत राज्य सचिव थे। भारत राज्य सचिव थे। ठीक है। भारत राज्य सचिव थे पैथिक लॉरेंस। इस मिशन के अध्यक्ष भी रहे हैं पैथिक लॉरेंस। और स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। तीसरे जो थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। नौसेना मंत्री थे। ठीक है। ये तीनों के तीनों जो सदस्य हैं, ये ब्रिटेन की कैबिनेट मंत्रालय के सदस्य थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कितने सदस्य थे दोस्तों? 3। कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस 1, जो अध्यक्ष भी थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स 2, एवी अलेक्जेंडर। ये पूछा गया प्रश्न है ABCD 4 विकल्प देकर कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का कौन सा व्यक्ति सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन में 3 रहेंगे, चौथा कोई भी नाम दिया जा सकता है आपके सामने। फिर यह भी पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। तो ये चीज आपको मालूम रखना है। ठीक है। अब चलते हैं आगे विषय में क्रम से। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। मेरा एक मानना है दोस्तों कि अगर आप उस प्रकार से पढ़ते हैं जैसे मैं बता रहा हूं, तो आपसे कहीं प्रश्न होने की, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जैसे जिसके विषय में पढ़ें, अगर कोई आ गया तो उसके विषय में जो जानकारी है वहीं पर अपने दिमाग में फिट कर लें, आपसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। ठीक है। ये मिशन क्यों इतना फेमस है? पहली बार मैं बताया आपको शुरू में ही कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही जिस संविधान सभा का गठन हुआ, उसी ने भारत के संविधान का निर्माण किया है। किस मिशन के द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि जिस संविधान सभा ने भारत का निर्माण किया, भारत के संविधान का निर्माण किया है, वह किस मिशन के तहत बनी संविधान सभा? कैबिनेट मिशन के तहत बनी। ठीक है। अब चलिए, किस प्रधानमंत्री के समय आया? क्लीमेंट एटली के समय आया। उस समय भारत राज्य सचिव कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबल थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब यहां तक तो बातें क्लियर हो गई है। पैथिक लॉरेंस पे हम रुकते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपसे प्रश्न आ गया कि जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, उनके पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए दे दिया, वित्त विभाग। ठीक है। ऑप्शन बी, विदेश विभाग, विदेश विभाग। ऑप्शन सी, भारत राज्य सचिव। ऑप्शन डी बी सी दोनों। ये आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि जो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, उनके पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए वित्त विभाग, ऑप्शन बी विदेश विभाग, ऑप्शन सी भारत राज्य सचिव, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अब यहां एक जानने की बात है जिसे इतिहास में थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करिएगा।
दोस्तों जब 1857 का विद्रोह होता है, विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया जाता है और इस शासन को ब्रिटेन के सम्राट जो राजा या रानी हैं उनके हाथों में दे दिया गया। तो उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उनके हाथों में चला गया, ठीक है, या कहें क्राउन के अधीन हो गया या कहें ताज के अधीन हो गया, बात एक ही है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। एक अधिनियम लाया गया 1858 में। 1858 में एक अधिनियम आया। यहाँ दो प्रश्न आप जानने का प्रयास करिएगा इतिहास से, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन, ठीक है। लेकिन विद्रोह के बाद जो 1858 का अधिनियम आया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड डर्बी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डर्बी। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनके जो विदेश मंत्री थे वो लॉर्ड स्टैनले थे। लॉर्ड स्टैनले थे, ठीक है। 1858 का जो अधिनियम आया वो किस प्रधानमंत्री के समय? लॉर्ड डर्बी के समय। और इनके विदेश मंत्री कौन थे? लॉर्ड स्टैनले। अब इसमें परिवर्तन क्या क्या किया गया? जो पहले गवर्नर जनरल रहता था वो कंपनी का नौकर था, महाराज्यपाल जो था वो कंपनी का नौकर था, 5 साल के लिए नियुक्त होता था, जिसका वर्णन रेगुलेटरी एक्ट में किया गया था। कभी भी कंपनी उसे हटा सकती थी, कभी भी, और वो कंपनी के प्रति उत्तरदायी भी होता था, ठीक है। लेकिन वाइसराय, वाइस माने उप होता है, राय माने राजा। अब ये जो पद हो गया उपराजा का पद हो गया। अब ये ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि भारत में हो गया और ये हॉटलाइन से किससे जुड़ गया? ब्रिटेन के सम्राट से जुट गया। ये किससे जुट गया? ब्रिटेन के सम्राट से जुट गया हॉटलाइन पे, ठीक है। तो जो वाइसराय है अब एक अलग पद बना दिया गया गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय, और ये किसका प्रतिनिधि हो गया? ब्रिटेन के सम्राट का। एक परिवर्तन ये किया गया। दूसरा किया गया कि ब्रिटेन की कैबिनेट में एक नया पद बनाया गया, भारत राज्य सचिव, और कहा गया कि भारत को एक विभाग माना जाएगा और ये भारत का जो विभाग है वो किसके अंडर में होगा? भारत राज्य सचिव का। इसीलिए उसे भारत मंत्री भी कहा जाता था, ठीक है। पूरे भारत को कौन देखता था? भारत राज्य सचिव। अब एक कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले भारत राज्य सचिव कौन हुए हैं? लॉर्ड स्टैनले हुए हैं, जो लॉर्ड डर्बी के समय विदेश मंत्री थे। अब ये व्यवस्था बना दी गई कि जो ब्रिटेन की कैबिनेट में विदेश मंत्री होगा वही जो है पदेन भारत राज्य सचिव हो गया, 2 in 1 पद। जो विदेश मंत्री होगा वही भारत राज्य सचिव होगा। जैसे मैंने यहां कहा कि अब इस उत्तर में क्या हो जाएगा, तो उस समय पैथिक लॉरेंस भारत राज्य सचिव थे जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, तो वही विदेश मंत्री भी थे, ठीक है। तो विदेश विभाग और भारत राज्य सचिव। लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है दोस्तों कि पहले भारत राज्य सचिव कौन हुए हैं? लॉर्ड स्टैनले पहले भारत राज्य सचिव हुए हैं। तो ये पैथिक लॉरेंस के विषय में हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लॉर्ड बेबल हैं। आपको पता होगा कि लॉर्ड बेबल 1944 से लेकर के मार्च 1947 तक भारत के वायसराय रहते हैं, जब तक लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं आ जाता है, ठीक है। 1944 से लेकर के मार्च 1947 तक भारत के वायसराय रहते हैं। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आता है मार्च में, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक भारत के वायसराय रहते हैं। अब दोस्तों जो प्रश्न आता है कि इनके शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, एक चीज़ जान लीजिए लॉर्ड बेबल के समय कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो भारत के चीफ ऑफ कमांडर कौन थे? यही लॉर्ड बेबल, यही मुख्य सेनापति थे। ये इससे पहले भारत के मुख्य सेनापति भी रहे और 44 में वायसराय बने और 47 तक वायसराय रहे, ठीक है। इन्हीं के समय शिमला में सम्मेलन बुलाया गया, इनका एक बेबल प्लान भी आया, इन्हीं के समय शाही नौसेना विद्रोह हुआ, ठीक है। इन्हीं के समय ये जो केस चला लाल किले पे, इन्हीं के समय, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, ये सुबह भी वीडियो बनाए हैं तो लाइट कट गई है।